अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान महाजराई से मुतालिक हर रोज कुछ नया ही हो रहा है। एक तरफ बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की जमानत को डील या ढील से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी जानिब आज एक अहम वाकया रुनुमा हुआ जब इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुबैना तौर पर छुड़ाने के लिए नामालूम मुल्ज़मान ने संगदानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों को ले जाने वाली पुलिस की 3 गाड़ियों पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदी वैन पर हमला किया गया, उनमें दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्ज़मान मौजूद थे और मुबैना तौर पर उन्हें छुड़वाने के लिए नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावरों की तादाद 25 से 30 थी, जिन्होंने कैदी वैन पर फायरिंग करके पहले टायर बर्स्ट किए और शीशे भी तोड़े। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम कुछ कैदी वैन से फरार हुए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस 82 कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रही थी जब असलहा, डंडों और पत्थरों से लैस मुल्ज़मान ने हमला किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी जबकि 3 हमलावर गिरफ्तार हुए, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुकूमती जराये के मुताबिक सूबाई वजीर महबूद आबादी मलिक लियाकत अली के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अपने वालिद को कैद से छुड़वाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर कैदी वैन पर हमला किया। इस कार्रवाई के दौरान अरकान सूबाई असम्बली अनवर ज़ैब और यासिर कुरैशी के भी फरार होने की इत्तलात है। इस मुतालिक वजीर इत्तलात अता तारर ने यह इल्जाम भी लगाया कि एक मंसूबे के तहत यह हमला किया गया और अब रियासती मशीनरी हरकत में आएगी और हमलावरों के खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया। सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर्स की तरह और जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन जरा सी स्लो हमला करके तो मुल्ज़मान को जो है वो वहाँ से फरार करवा दें। इसमें एमपीए का बेटा जो मुलविस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है और जो मंसूबा साज हैं इस मंसूबे के इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस वाक़े को पुलिस की मनसूबाबंदी करार दे रही है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख फकास अकरम के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए यह सब कुछ किया गया। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफर कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में, तो अचानक उन्हें रोक के तरनौल थाना के SHO शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, दरवाजे खोले और जबरदस्ती तमाम प्रिजन्स को, जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर लाके खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहां से भागें। चाहे वजीर दाखिला हो, चाहे IG इस्लामाबाद हो या पंजाब की चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, इन ओछे हथकंडों से, इन घटिया हरकतों से बाज आ जाएं। जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी इस वाक़े से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ में कहा है कि जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है। बार बार आपको तंबीह कर रहा हूं कि ये ड्रामे बंद करने पड़ेंगे। जबकि मुल्ज़मान के वकील अंसर महमूद कियानी का कहना था कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 2 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, 34 पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू 1122 के 42 अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। मुल्ज़मान के वकील अंसर महमूद कियानी का कहना था कि कल सारे मुल्ज़मान को जमानत मिली और आज सेक्रेटेरिएट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को अपने कैद कारकुनान से मुतालिक कानूनी चैलेंजेस का सामना है, वहां गुज़िश्ता 2 रोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी वाले से रिलीफ भी मिला है। एक रोज कबल बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तकरीबन 9 माह की कैद के बाद अडयाला जेल से रिहाई मिली और वो बज़ाहिर एहतियाती तदाबीर और एक बार फिर मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर जा पहुंची है। उनसे मुतालिक आज ये खबर भी सामने आई थी कि उन्होंने पीटीआई का हंगामी इजलास भी तलब किया था। बुशरा बीबी को मिलने वाले रिलीफ के फौरी बाद बानी पीटीआई की बहनों को भी बड़ा रिलीफ मिला। तब आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस की समाअत याजबू अल-असनाद ने करते हुए 20-20 हज़ार रुपए के मुतल्लिकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो एक के बाद एक कानूनी मुश्किलात का कम होना यकीनी तौर पर बाइस इत्मीनान होगा, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का मरहला पार होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा होने वाली आसानियों से मुताल्लिक डील और ढील का बयानिया भी बनाया जा रहा है। इस मुताल्लिक दिलचस्प तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही साबिक रहनुमा सेनेटर फैसल वाउडा इंतहाई मुतहर्रिक है, जिनकी एक के बाद एक पेश गोई दुरुस्त भी साबित हो रही है। एक रोज कबल भी सेनेटर फैसल वाउडा ने बुशरा बीबी की रिहाई की खबर दी थी, जिसके बाद
उन्होंने बानी पीटीआई की बहनों को भी जमानत पर जाने का दावा किया था और ऐन जब ऐसा हुआ भी तो फैसल वाउडा क्रेडिट लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। आज भी उनकी जानिब से एक्स पर बयान में कहा गया है कि बकाऊ भगोड़ी पीटीआई क़यादत अपनी लीडर की बहनों को जेल में पूछने तक नहीं गई। उनका मजीद कहना है कि गुज़िश्ता रात कहा था कि बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई की बहनों की जमानत हो चुकी है। ताहम तहरीक इंसाफ इस तासुर को यकसर मुस्तरद कर रही है। इनके बकौल बानी पीटीआई की अहलिया हों या बहनें, दोनों की रिहाई डील नहीं बल्कि मेरिट पर हुई है। पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस हुए, खान साहब के खिलाफ हुए, बीबी के खिलाफ हुए, तो बीबी मेरिट पे बाहर आई है। इंशाल्लाह ताला बीबी की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो उसने आना भी है, कोर्ट में भी आना है, उसने खान साहब से मुलाकात के लिए भी आना है। बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई है। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज बेजा में रखा गया था, उनको गलत इम्प्रिजन किया हुआ था। इन्हीं तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और तजिया शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी तजियाकार मुनीफ फारूक। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ये जो बहस है, सबसे पहले तो बुशरा बीबी की रिहाई को लेकर, बानी पीटीआई की बहनों की जमानत को लेकर बड़ी बहस कल से जारी है मुल्क के अंदर कि जी ये डील का नतीजा है। तहरीक इंसाफ डिनाई कर रही है, कोई डील नहीं है, ऑन मेरिट उन्हें ये रिहाई मिली है। तो क्या लग रहा है आपको, ये कहानी है, क्या डील है या कोई डील है, ये क्या माजरा है? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग है और बुशरा बीबी साहिबा का जो जेल से बाहर आना है, देखिए केसेस का तो आप देखिए, पहले भी उनका एक्विटल हुआ। वो जो एक फजूल सा केस था इद्दत में निकाह वाला, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बड़ा बेहुदा केस था, उसके अंदर उनको एक्विटल मिला। और केसेस थे, बेल मिल गई। इस केस के अंदर भी इवेंचुअली इन्हें बेल मिल जानी थी, लेकिन ये आपने भी देखा होगा पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जब किसी को बाहर नहीं निकलने देना होता तो बाहर निकलने से पहले ही नई गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर दिया जाता है, बल्कि बाहर निकाला ही नहीं जाता, अंदर से नई गिरफ्तारी डाल जाती है और जुडिशियल हो जाता है या फिजिकल रिमांड पे ले लिया जाता है और हर कोई जेल में ही रहता है। तो ये तो जो कुछ हुआ है, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि ये बुशरा बीबी साहिबा के लिए उनसे बाकायदा तौर पर उनको ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये रिलीफ मिला है, वो बाहर तशरीफ लाई हैं। इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि उनकी भी बेल हो जाएगी। वो बेल आज होगी है इंशाल्लाह। वो भी मुझे उम्मीद है एक आधा दिन में उनके भी जो प्रोसीजर है मुकम्मल होके वो भी बाहर आ जाएंगी। देखिए, ये जो इसे आप डील कहें या अंडरस्टैंडिंग कहें, ये है खवातीन की हद तक जो कि बहुत अच्छी और मुस्बत है। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है और ये बाय स्ट्रैटेजी इसको एग्जीक्यूट किया गया। आपने देखा इस महीने के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी शुरू में, तो फिर उसके बाद जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ उसने ये हुआ कि इस महीने के अंदर आईनी तरमीम भी हो गई 26वीं, वो जिस तरीके से भी हुई बहरहाल हो गई। उसके बाद आप देखिए कि जो सूरत हाल बनी है, तो गवर्नमेंट को तो बहुत सारा रिलीफ मिला है। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, जब हमें क्रूशल मोमेंट्स होंगे तो इमरान खान से राब्ता रोक दिया जाएगा और पार्टी आपको पता है कंफ्यूज हो जाती है जब इमरान खान साहब से राब्ता ना हो, क्योंकि वो एक बहुत कदावर शख्सियत है और उन्हीं की वजह से पार्टी है पीटीआई। अदरवाइज तो पीटीआई की कोई अहमियत नहीं बगैर इमरान पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी काफी ज्यादा है, फिर उसका भी फायदा हो ही जाता है जब राब्ता ऊपर मुनक़ता होता है। एग्जैक्टली ये, क्योंकि आपने भी बेशुमार इस पे प्रोग्राम्स किए हैं और आप भी इसको आइडेंटिफाई बड़े इजीली कर सकते हैं कि कितनी ग्रुपिंग है, बैक बाइटिंग कितनी है। ऑफ द रिकॉर्ड आपसे हमसे बहुत से लोग बातें एक दूसरे के खिलाफ बस गालियां देनी शायद रह जाती हैं, एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। तो मैं अगर इस पे ये कहूँ कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है, ठीक है, वो पार्टी तो कभी एक्नॉलेज नहीं करेगी ना ये कोई डील है, वो कह रही मेरिट पर हुआ है, तो मेरिट पे तो 10,000 फैसले और होते हैं, तो उनमें क्यों लोगों की रिहाइयां नहीं होती। ये वो कहते हैं ना, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, अपने आप को हमें मजाक नहीं करना चाहिए अपने साथ भी। और दूसरी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट अगर आप ये कहें कि ये एक्सटेंड हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इमरान खान साहब, तो नहीं, मुझे वो अभी नहीं हो रहा। और फिलहाल इमरान खान साहब के लिए तो इमीडिएट रिलीफ कोई नहीं है। आई थिंक वो शायद आगे जाके आए 6-8 महीने 5 महीने बाद इवेंचुअली। तो देखिए हर एक का इमीडिएटली उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है सारे मामले के अंदर कि एक पॉलिसी शिफ्ट है इस हद तक के जो खवातीन हैं उनके केसेस उनको केसेस से अलग कर दिया जाए, उनकी रिहाई हो जाए, ताकि वो जो एक बहुत ज़्यादा जिस मामले पे एक सिंपैथी भी चलती थी वो मामला भी सारा ज़रा थोड़ा सा कम हो जाए। अगर कोई टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, वो बहुत बयानबाजी हो, तो फिर थोड़ा सा टाइट कर दिया जाएगा। जैसे गंडापुर साहब हैं, वो कोई ललकारते हैं, फिर उनको ड्रेस डाउन किया जाता है, फिर वो तो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से चलूंगा। गंडापुर साहब की बड़ी वाह है और बड़ा वो ठीक चल रहे हैं और वो रहेंगे वजीर आला। फिलहाल तो उनके साथ कुछ नहीं होने जा रहा।
और वो क्योंकि बेशुमार मामलात हैं जो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करने होते हैं, तो वो तो सिलसिला चल रहा है। उनको बताया जाता है कि आपके सूबे के अंदर क्या क्या मसाइल हैं, आप उनको देखें, आप क्या नए नए तमाशे शुरू कर देते हैं। तो वो जब खान साहब के हाथों मजबूर होते हैं तो फिर उनको भी वो ललकारना पड़ता है, लेकिन फिर वो साथ सॉरी सॉरी करके भी और पीछे वैसे हट जाते हैं। मुनीर फारूक साहब, ये गंडापुर साहब कारकुनान के लेवल पे जो कारकुनान तहरीक इंसाफ के बहुत से पाबंद सलासल हैं, उनके हवाले से लगता है कि पॉलिसी में कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही, चूंकि उन्हें तो जो है वो गाड़ियों पे, प्रिजन वैन पे अटैक करके अपने बंदे छुड़ाने पड़ रहे, जो आज वाकया संजानी के अंदर रुनुमा हुआ भी कि अच्छा जी समर, मुबैना तौर that पर तो ये is कहा जा रहा है very- कि वो पीटीआई के लोगों ने अटैक किया। पीटीआई वाले एक इल्जाम लगा रहे हैं कि खुद पुलिस ने ये सारा कुछ ड्रामा किया। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तो उसमें पीटीआई के जो एक एमपी लियाकत साहब है, उनका बेटा अगर वाकई इन्वॉल्व है तो उसको तो पुलिस घेर के नहीं लाई होगी ना वहां से कि जी आप भी आ जाएं और आके अटैक कर दें। लेकिन आप ये, मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं जी 9 मई भी स्टेज्ड है, सब स्टेज्ड है। देखिए, है तो बड़ा अनयूजुअल सा वाकया कैदियों की वैन्स के ऊपर अटैक होना, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हाउ डज इट प्ले आउट। अगर अगले 48-24 घंटे के अंदर एक नया मुद्दा खुल जाता है तो फिर तो ये खवातीन की हद तक तो मामला लेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए इससे एक बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए चीजें ठंडी होती हैं फिर गर्म हो जाती हैं। और जो मैं आपको समर कह रहा था ना कि जैसे एस्केलेशन लेडर है, कोई अगर आप ऊपर चढ़ेंगे, टेम्परेचर को ऊपर ले जाएगी पार्टी, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ से दबाव आएगा और फिर वो उसका एक वो टिट फॉर टैट वाला काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये डील या ये ढील या ये अंडरस्टैंडिंग खान साहब तक अभी तक नहीं जा रही। उनकी पोजीशन जो है उसमें स्टेटस को बरकरार है और उनको फिलहाल बाहर आने वाला उनका मामला फिलहाल कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। दूसरा मुनीर फारूक साहब, ये जो एक बहस चल रही है मुल्क के अंदर के तरमीम के बारे से, भी 27वीं तरमीम एक और आने वाली है, उस पर हम आगे चल के मजीद बात करेंगे। लेकिन जो तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसका कोई सियासत के ऊपर किसी किस्म का असर आप देख रहे हैं? चूंकि जाहिर है रिसेंट पास में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आने वाली तब्दीलियां जो थी, उसमें वहाँ पे हम ख्याल जजेस की बहस भी होती रही, इस तरह की स्प्लिट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आती रही, तो उसके सियासत पे असरात कहीं ना कहीं हमें नज़र आते रहे फैसलों की सूरत में। अब आपको वो लग रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ्रैंकली समर, इट्स टू अर्ली टू से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। मैं कल से ये कह रहा हूँ कि हम बुत तराशने में बड़े माहिर हैं कि बंदा आता है और हम उसकी वाह वाह करना शुरू कर देते हैं, नहीं कमाल आदमी है, कमाल आदमी है। मैं कई दफा कह चुका हूँ, अभी भी बड़ा एहतराम है बंदयाल साहब को। मैं क्योंकि खुद एक स्टूडेंट था लॉ का, तो मैं उन्हें जानता था जब वो लाहौर में वकील थे और बड़े पाए के वकील थे, लायक शख्सियत। और फिर वो एलिवेट हुए, फिर इवेंचुअली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके थ्रू हुआ और जो उन्होंने किया, कोई अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ी। बहुत एहतराम के साथ जनाब काजी फाइजा साहब आए, हमने एक दफा फिर बुत तराश लिए। मैं बहसियत पाकिस्तानी उनसे मायूस हुआ। मेरे पास अपनी रीजंस हैं, कोई किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बहुत अच्छे ऑनरेबल शख्सियत थे। इसी तरह मंसूर अली शाह साहब के बारे में बड़ा कहा जाता था, लेकिन पेटीनेस सारों ने दिखा दिया। मंसूर अली शाह साहब का जो आज का खत है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, वो कोई कैलिबर या कोई स्टेचर नहीं किसी का बता रहा। वो यही बता रहा है कि व्हेन द टाइम कम्स वी कैन स्टूप टू टू अ लेवल के जहां वो कोई जेंटलमैन वाला काम रहता ही नहीं है। सो आई वुड नॉट अटर अ वर्ड अबाउट के जी या अफरीदी साहब कैसे होंगे। अल्लाह करे वो एक जो डिस्टिंक्ट डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको खत्म कर सकें। लेकिन फ्रैंकली जो और लोग थे, नासिर मुल्क साहब और सदुक जिलानी साहब के अलावा, उन्होंने तो मायूस ही किया है। सो आई डोंट वांट टू कमेंट। आई रियली होप कि अच्छा हो। लेकिन एक जो डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 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 नजर आ रही है, वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, उसका खात्मा। जी, आई रियली होप कि वो खत्म हो जाए। लेकिन ये तो हम उम्मीद फाजीसा साहब के आने से भी कर रहे थे कि खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तो और बढ़ गई। अब देखना ये है कि उनका कैसे होगा। वो अपने से 2 सीनियर जजेस के ऊपर चीफ जस्टिस आके लगे हैं और वो सीनियर जजेस भी मौजूद होंगे, फिर आईनी बेंचेस भी बनने हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है। देयर इज अ लॉट टू बी सीन। और मेरे ख्याल में हम बड़ी क्लोज विजिल रखेंगे उस पूरे हालात के ऊपर कि कैसे प्ले आउट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस तो काफी बढ़ गई है। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम की एक बहस चल पड़ी है और हमारे प्रोग्राम में भी 2 हफ्ते पहले कहा भी था बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कि तरमीम 2 मराहिल में आएगी। पहले मरहले में ये जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक मामलात हैं इनको डील करेंगे, बाकी जो मामलात रह गए हैं जिन पे इत्तेफाक के राय पहले नहीं हो सका था, वो उस पर एक और तरमीम लाई जाएगी। तो 27वीं तरमीम की बहस चल तो पड़ी है, जिसमें फौजी अदालतों का मामला है, कुछ दीगर मामलात भी हैं। शायद इस तरमीम के अंदर भी जो
आईनी बेंचेस के मामले को लेकर थोड़ी बहुत नोक पलक सीधी होने वाली जो एक डिबेट चल रही है कि थोड़े बहुत उसमें इबहाम मौजूद हैं, तो आ रही है 27वीं तरमीम भी, ऐसी कोई है इत्तलात? मैं समझता हूँ कि ये चीज मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि ये फेज वाइज होना था, क्योंकि इनिशियली जो बॉम्ब गिरा उसके बाद जितना बैकलैश आया तो ये फेज वाइज पे चला गया था। आपको 27वीं तरमीम भी मिलेगी, अभी मिले 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद मिल जाए, जब वो सारा नंबर गेम वाला मामला पूरा हो जाए और मार धाड़ खत्म हो जाए, तो आपको 27वीं तरमीम भी मिल जाएगी और शायद आपको अगले साल या इस हो सकता है कुछ और अरसे में 28वीं तरमीम में मिल जाए। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पाइपलाइन में हैं और वो करनी है। निजाम के ऊपर जो गिरफ्त है या निजाम की गिरफ्त है बहुत सी चीजों के ऊपर, वो हमने पिछले 1 महीने के अंदर तो बड़ी मजबूत होते देखी है। हमने एक खास स्ट्रेटजी भी देखी है जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूं कि वो बड़ी टैक्टिकल मूव थी कि राब्ता कट ऑफ हो, पार्टी डिसरे में है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। उधर साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की होगी कि हमें पार्टी में मुनीर फारूक साहब बुशरा बीबी के बाहर नहीं आने के बाद जो है मामला थोड़े बेहतर नहीं होंगे कि बुशरा बीबी जरा वो पेशावर जाके बैठी, वहाँ कुछ 1-2 मीटिंग्स की इत्तलात भी आई, मेरे अपने पास इंफॉर्मेशन यही है कि वो सियासी तौर पर एक्टिव होंगी, पार्टी के मामला को शायद अपने हाथ में वो लें आने वाले चंद दिनों के अंदर, तो उससे वो जो एक वैक्यूम था लीडरशिप का वो फिल नहीं हो जाएगा कि अगर एक बंदे के हाथ में पावर आ जाती है पार्टी के फैसला साजी सारी, तो मामला बेहतर अंदाज में चल नहीं सकते? देखिए, खान साहब का वैक्यूम तो कोई नहीं पूरा कर सकता, Obviously, वो तो खान साहब का तो वो तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन उनकी अहलियां हैं उनके बिहाफ पे करेंगी। लेकिन देखिए, जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। उन्होंने इमरान खान साहब के से उनकी शादी हुई, फिर वो पहले खातून अव्वल बन गई, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बहुत उसका बेदरेज इस्तेमाल किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप भी इस्लामाबाद में हैं, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी वहीं वहां पर ही सहाफी हैं, हम भी वहीं पे हैं, हम आंख कान बंद करके तो नहीं बैठे होते ना, पता तो सब कुछ चल जाता है कि क्या हो रहा होता है। ये जो यहाँ पंजाब के अंदर हो रहा था ये भी हम सबको पता है कि क्या हो रहा था, तो उसमें साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का बड़ा इन्फ्लुएंस था। बट पार्टी रन करना एंड दैट टू ऐसी सिचुएशन में जहां इफेक्टिवली पार्टी के अंदर बड़े मसाइल हैं, एक सूबे की गवर्नेंस है, एक सूबे की हुकूमत है, वो उन चीजों को डील करना आसान नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी, लेकिन उनके लिए शायद ये आसान ना हो। और एक्चुअली डील है भी यही कि उनका बाहर आना और वो आके पार्टी चलाएं। पार्टी के चलाने में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और मेरा ख्याल है वो कोशिश करेंगी कि वो कोशिश करेंगी, हालात चूंकि सब उन्होंने देख लिए हुए हैं, शायद उनकी तरफ से कोशिश हो कि मुफाहमत की डगर पर चीजों को लेकर जाया जाए। आई रियली होप कि वो ऐसा ही सोचें और ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। शायद इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं वो सियासी मामलात और पार्टी के मामलात से उनको दूर रखा जाएगा। बुशरा बीबी साहिबा ये इफेक्टिवली चीजों को कंट्रोल करेंगी। अब वो कितना अच्छे से करती हैं वो तो उनके लिए किसी ने करके नहीं देना, वो तो उनको खुद करना है। क्या पता बहुत अच्छा कर लें, क्या पता वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के अंदर कुछ चीजों को हाईलाइट करवाएं, दुरुस्त करवाएं और बेहतर करवाएं। और अगर तो वही, मैं बहुत एहतराम से कहूंगा, अगर वही मार धाड़ जो पंजाब के अंदर एक दफा शुरू थी कि डीसी, डीपीओ, कमिश्नर्स, चांसलर्स, इनके रेट लिस्ट लग गई थी, खुदा ना खास्ता अगर ये काम शुरू हो गया दोबारा तो फिर तो बदनामी है और क्या होगा। सही है, बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप तज़किया सुन रहे थे मुनीर फारूक साहब। इससे मजीद बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 1 साल 1 माह और 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस रहने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए हैं और अब कल जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेंगे। 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने निज़ाम अदल के सबसे बड़े इदारे के सरबराह का ओहदा संभाला तो यह इदारा हम ख्याल और इख्तलाफ रखने वाले जजेस के धड़ों में तकसीम था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती के वक्त यह उम्मीद थी कि अब सूरत हाल बदल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से अब जब वो जा रहे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम मजीद गहरी हो गई है। शायद इसी किस्म की तर्जुमानी आज एक बार फिर हुई जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शहजाद अहमद ने भी इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत का बज़ाहिर बाइकॉट ही किया। जबकि अलविदाई रेफरेंस में शिरकत करने वालों में नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली,
जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अकील अब्बासी शरीक हुए। इसके अलावा एडहॉक जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जबकि शरीयत एपलेट बेंच के 2 जजेस भी फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद थे। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस रेफरेंस में शिरकत न करने का जो जवाब पेश किया, उसको जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक चार्जशीट के तौर पर देखा जा सकता है। तहम जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने अलविदाई खिताब में ये जरूर वाजे किया कि उनके फैसले यकीनन किसी न किसी पर गरां गुजरे होंगे, लेकिन वो कानून और कागजों पर चलते रहे। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। इसी रेफरेंस से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और नायब चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नायक ने जस्टिस काजी फायज ईसा के किरदार को सराहा, तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने अदलिया की साख को बचाने के लिए आपसी तकसीम खत्म करने पर जोर दिया। Chief Justice Issa has exhibited extraordinary judicial leadership. Under his leadership, the Supreme Court collectively decided to live stream proceedings in cases of public importance. Throughout his time on the bench, Justice Issa has promoted democracy, transparency, and accountability, not only generally, but also for himself and his own institution. Justice Issa's tenure serves as a reminder that strength of our institution lies in those who lead with principle. As I said, his decision to retire without seeking extension is a testament to his belief in the dignity of public office. Your legacy will remain a guiding light for the judiciary and the nation in the years to come. The dignity of the Supreme Court of Pakistan rests in its institutional unity and graceful traditions. I beg all the lordships and the leadership present to please sit down together and work harmoniously in the larger interests of this country and the nation. दूसरी जानिब हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी प्रिंसिपल के खात्मे के बाद पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस जाहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस चुना है। याद रहे कि जस्टिस जाहिया अफरीदी के अलावा 2 सीनियर तरीन जजों में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम शामिल था। और अब जब नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस जाहिया अफरीदी का अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं, तो उनको जहां संगीन अंदरूनी चैलेंजेस दरपेश होंगे, वहां आला अदलिया पर पड़ते और बढ़ते मुकदमात के बोझ से भी उनका सामना होगा, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में महज 3000 मुकदमात की कमी आई है। जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो जेर इल्तवा मुकदमात तकरीबन 57,000 थे, जो अब 54,000 से ऊपर हैं। आज नामजद चीफ जस्टिस ने जहां जस्टिस काजी फायज ईसा के किरदार की तारीफ की, उनके गुस्से से डराया, वहां उन्होंने अपने दौर में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa on many occasions, we had differences. He was always ready to hear my point of view and was open to persuasion. If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. For the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Lahore, Karachi, Quetta, they have the immediate attention of the high courts, the government. It is these furthest districts which deserve our attention, and the best of the best judges should go because they deserve them more than anyone else. नामजद चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी को दरपेश चैलेंज पर मजीद बात करने से पहले अगर जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर की बात हो, तो इनकी बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नामजदगी, तकर्री, सुप्रीम कोर्ट में तरक्की, उनके फैसले, इख्तलाफी नोट्स, उनकी कमीशन रिपोर्ट्स, खतूत, ऑब्जर्वेशंस, उनके खिलाफ शिकायत, रेफरेंसेस, खबरें, रिपोर्ट्स, साथी जजेस और साबिक चीफ जस्टिस का उनसे रवैया, उन सब में एक हंगामा खेजी मौजूद थी। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा ने जहां इंतजामी इकदाम से लेकर तुरबत और सिब्बी में हाई कोर्ट बेंचेस को फाल किया, वहां कई आईनी दरखास्तों पर अहम फैसले भी दिए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अकबर बुगटी कत्ल केस का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कोयटा में जेर समाअत था, तो परवेज मुशर्रफ ने मुकदमे की इस्लामाबाद अदालत मुंतकिली की दरखास्त की, लेकिन काजी फायज ईसा ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए फैसला दिया
कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ज़ेर समात मुकदमा किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्हें मेमो गेट स्कैंडल के अदालती कमीशन का सरबराह भी मुकर्रर किया गया, जिसमें उनका किरदार अहम रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर हुए और अपना पहला बड़ा फैसला फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ दिया। जब तमाम 17 जजेस ने अपनी राय दी और अक्सरियत रखने वाले जज फौजी अदालतों के हामी थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने इख्तलाफ किया। लेकिन यह सवाल बाद में पैदा हुआ कि फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देने वाले काजी फायज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद ऐसे ही एक मुकदमे के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों के लिए एक और बेंच बनाने की जरूरत क्यों महसूस की, जब अक्सरियती फैसला फौजी ट्रायल के खिलाफ आ चुका था। यह मुकदमा अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि 9 मई के मुल्जमात के मुकदमे फौजी अदालतों में चल सकते हैं या नहीं। काजी फायज ईसा का एक और अहम फैसला फैजाबाद धरना केस भी था, जिसके बाद उनके खिलाफ पीटीआई हुकूमत में रेफरेंस बना, जिसमें वो बाइज्जत बरी भी हो गए थे। बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कोशिश तो रही कि तमाम जजेस को साथ मिलाकर चले, इसलिए उन्होंने ओहदा संभालते ही पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाने का किया। यह इजलास 4 बरस से नहीं हो पाया था। ये वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की जा रही थी कि अदालत ने आइन साजी का काम अपने हाथों में लेकर पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ओहदा संभालते ही सबसे पहले पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून को मेनुअन तस्लीम किया, जिसके बाद बेंचेस की तश्कील और अज खुद नोटिस के इख्तियारात फर्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी के हवाले कर दिए गए। उनके दौर का तारीखी फैसला जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का था, जो गुज़िश्ता 14 वर्षों से ज़ेर इल्तवा था। इस रेफरेंस की आखिरी समाअत 2010 में हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 8 चीफ जस्टिस तब्दील हुए। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने 44 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से हुई तारीखी गलती को दुरुस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फेयर ट्रायल का मौका फराहम किया गया। इंसाफ फराहम करना नाइंसाफी ही होता है। इसी तरह मुल्क में इंतखाबात मुकर्रर वक्त में करवाने का हुक्म भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने दिया, बिलखुसूस जब यह तासुर आम था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं और पीडीएम की हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे की समाअत भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने की, जिनके फैसले के नतीजे में खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक ना करवाने की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया, जिसके बाद 3 जनवरी 2024 को पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने सिर्फ तनकीद ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई, जो अब तक जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच का ऐसा फैसला सामने आया जो अभी तक अपने मंतकी इंजाम को नहीं पहुंच पाया। 12 जुलाई 2024 के इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने तमाम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया। 5 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। यह वो मुकदमा था जिसने सुप्रीम कोर्ट में तफरीक को वाज़े कर दिया और इन 8 जजेस के फैसले पर अमल नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से अब तक हतमी तौर पर कुछ सामने नहीं आ सका। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा ने 63 से मुतालिक भी फैसला दिया, जिसके बाद पार्लियामान में आने वाली अदम एतमाद की तहरीक या किसी और कानून साजी के लिए पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वालों का वोट शुमार होने का फैसला दिया गया। वो के इन अरकान पर डिफेक्शन क्लॉज जरूर लगेगी, लेकिन इस फैसले के बाद उनका वोट भी मुस्तरद नहीं होगा। और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद यह तय नहीं कि इस पर आईनी बेंच ने नजरसानी करनी है या वो फैसले पर अमल का हुक्म देगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये आखिरी नोट लिखकर रिटायर हो रहे हैं कि फैसला ऐसी नोयत का है कि उस पर अमल करना जरूरी नहीं। जजेस को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। 8 जजेस ने फैसले के जरिए आइन में तरमीम कर दी है। ओके, जस्टिस काजी फायज ईसा की लेगेसी से मुतालिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त रिटायर हो रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर आईनी अदालत, आईनी बेंच, पसंदीदा जज, नापसंदीदा जज, इंसाफ परस्त, पार्टी जजेस, उसका जज, मेरा जज का शोर है। सुप्रीम कोर्ट में सियासी नौयत की ग्रुपबंदी भी नुमाया है, लेकिन क्या ये ग्रुपबंदी आने वाले दौर में खत्म हो पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए। इन तमाम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाली इस बड़ी तब्दीली और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फंक्शनिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी, जो तकसीम है वो खत्म होगी या नहीं होगी, और बड़ा चैलेंज चीफ जस्टिस
याहिया अफरीदी के लिए क्या होगा, इसी पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर गहरी निगाह रखने वाले सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं असदात मलिक साहब और अदील बड़ाई साहब। दोनों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ेकार हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। असदात मलिक साहब, तब्दीली तो ज़ाहिर है आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। काजी फायज़ ईसा साहब का जो है अहद आज तमाम हुआ है। ये बताएं कि बड़ा चैलेंज जो रहा काजी फायज़ ईसा के दौर के अंदर भी वो था जजेस के अंदर जो है वो एक ग्रुपिंग थी, या उसे आप कहें तकसीम कह दें आप उसे, वो स्प्लिट अभी भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लग रहा आपको ये कम हो पाएगी? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आने वाले चीफ जस्टिस के लिए? देखें, जजेस की ग्रुपिंग तो ख़त्म हो गई थी, ये ख़त्म, जो दूसरी साइड के जजेस थे एजाजुल एहसन, मज़ाहिर नकवी, हम ख्याल जिन्हें कहा जाता वो घर चले गए थे। काजी साहब का ग्रुप स्ट्रांग हो गया था। अब तो यह है कि काजी साहब का ग्रुप टूटा, उनकी कोर जो टीम थी वहाँ तकसीम नज़र आई, और उसकी वजह ये हुई कि काजी फैसल जो हैं वो उन्हें समझ आ गई कि वो एक एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस हैं। वो जो हमने अदालत को साकिब निसार, उमर अता बंदयाल जिस तरह अदालत उन्होंने चलाई, हमें डिफरेंटली चलाना है। ना हमें प्रो पीटीआई होना है, ना हमें एंटी पीटीआई होना है, ना प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना है, ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना है। लेकिन काजी साहब जो हमने देखा कि उनका जो तरीक़ाकार था, पीटीआई को जो शिकायतें हैं किसी हद तक ठीक हैं, और हुकूमत को काफ़ी उन्होंने मौजूदा जो सिस्टम है उसमें वो ग्रंटर के तौर पे रहे, और अभी भी वो गए हैं। तो परेशानी तो है कि वो अगर चले गए हैं तो अब उसके बाद सिस्टम कैसे चलेगा, क्योंकि वजह ये है कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं अभी जैसे याहिया अफरीदी जो कल ओहदा संभालेंगे, ओथ लेंगे, वो हस्टाइल नहीं है पीटीआई के हवाले से इस तरह, और या किसी के हवाले से, वो उनके हवाले से बीइंग जज भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या फैसला करेंगे। और किसी जज की वजह से सबसे आइडियल सिनेरियो होता है जी, वो ये होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक है कि जिस तरफ मेजॉरिटी जाएगी वो उस तरफ जाएंगे। अब इसी वजह से हुकूमत सोच रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, अपने हम ख्याल जजेस मजीद सुप्रीम कोर्ट में अभी तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें भी शायद तरमीम करके इजाफा कर दिया जाए, 5 तक बढ़ाया जाने की बात की जा रही है। वो शायद गेज किया जाएगा उनकी स्पीच से। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो अब क्या, उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन गए हैं उसके लिए अलग कमेटी है, ये कमेटी अलग है जी हाँ। तो फिर उसमें क्या उसमें आना है, मेरा ख्याल है कि ये 26वीं यानी तरमीम हो गई, लेकिन अब उसके बाद ये जो सिस्टम है इसको मज़ीद जो वो, और जो अदलिये के हवाले से जो रिफॉर्म के नाम पे जो कुछ किया गया है, इसको इसके जो आगे भी इक़दाम हुकूमत को करने पड़ेंगे। सही है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 27वीं तरमीम की बात हो रही है वो फिर इसका मतलब है कि आ रही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है होगी, और अब देखना है कि मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी हडल तो काजी फैसल साहब थे। क्या अब वो समझते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो ठीक है, क्योंकि कई ऐसे बेनिफिशरी होंगे वो समझ रहे हैं कि हम बेनिफिशरी हैं कि हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकते हैं, कई ऐसे हैं जो वफादात का टकराव किसी का वहाँ पे। तो अब इसमें मेजॉरिटी जजेस जिस तरफ जाएंगे, और जो असल मामला है वो ये है कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर फाइनेस्ट जजेस हैं, आप उन पर इतराज़ उनके फैसलों पे हो सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे जजेस, अब उनकी मौजूदगी में आप ऐसे जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में कैसे शामिल कर सकते हैं जो जिनकी हवाले से, आइन के हवाले से जो इंटरप्रिटेशन के कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं हैं। तो देखना है कि अब किस तरफ चीज़ें लेके जाते हैं। अदील बड़ाई साहब, ये जो तब्दीली आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे अदालती जो निज़ाम के अंदर कम अज़ कम जो सुपीरियर जुडिशरी है उसकी हद तक आपको जो पॉलिसीज़ थी या फिर वहाँ पे जो चलता रहा एक ग्रुपिंग का एक बड़ा वहाँ पे तासुर उभरता रहा, उन चीज़ों को लेकर भी तब्दीली आने वाले दिनों में नज़र आएगी वर्किंग में भी? देखें, जस्टिस याहिया अफरीदी जो है ना, उनमें एक बिल्कुल हसनाद साहब ने ठीक कहा कि उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि जो कुछ गुज़िश्ता 3-4 सालों में सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग और एक एजेंडा जिस तरह से जजेस लेके चलना शुरू हो गए थे ना, वो मामला तो पोलराइजेशन वाले मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा वो वहां भी रिफ्लेक्ट होती थी, वहां नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, यहाँ पर अपने अपने एजेंडे चलने लग पड़े ना। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद इवन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस में बैठ के अपना प्रिंसिपल स्टैंस लिया, और उन्होंने कहा कि एक जज को नहीं आना चाहिए इस तरह से 184(3) वाले मामले पे। उन्होंने ये तहरीक इंसाफ वाले मामले में उनका एक बिल्कुल एक डिफरेंट स्टैंस था, वो अपने असूली मौकफ पे खड़े रहने वाले जज हैं। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन है ना कि जिस तरह हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जिस तरह से एक जुडिशल एक्टिविज्म का दरवाजा बंद करने की कोशिश किया, और वो काफी हद तक हुआ है, हो जाएगा, यानी ये इतना इफेक्टिव तरीके से इन्होंने किया है। उसमें मसला सिर्फ आगे ऑपरेशन चलाने का। ऑपरेशन चलाने का कैसे है? देखें, ये तरमीम चैलेंज हो गई,
आईनी तरमीम चैलेंज हुई है, क्या ये जो आप 5 रुकनी या कुछ 7 रुकनी आप बेंच बना देंगे, इतने बड़े मामले को क्या ये 5 या 6 जज सुनेंगे, जहां पर पूरी कोर्ट बैठ के सुना करती थी? एक इतना बड़ा इशू है जिसने अदलिया को स्टेक पे लगा दिया या अदलिया का स्ट्रक्चर तब्दील करके रख दिया। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में खुद इतने लैकुनाज, इतने वहां पे ग्रे एरियाज हैं। आप देखें कि अभी तक ये डिटरमिन नहीं हो पाया कि जो जुडिशियल कमीशन बनेगा उसके अंदर जो जिस जज साहब को रुकन बनाया, वो भी जज साहब वो खुद उस फोरम का हिस्सा नहीं बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि हम बहुत बड़े डिजास्टर से बचे हैं। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी वाले मामले पे 2/3 का कंसेंसस ना होता तो उसमें आइन में तो आपने जवाब ही नहीं लिखा, आगे क्या होना था, एक क्राइसिस पैदा हो जाना था। ये जल्दबाजी में हुआ सब कुछ। और इसमें आगे जाके ये 27वीं आईनी तरमीम से पहले समर साहब, मुझे ऐसा लगता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किसी ना किसी तौर पे खुद टेकअप होगा और उसके बाद ये मामलात आगे बढ़ेंगे। अब आप ये देखें ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक प्रिंसिपल स्टैंस है, आप उनको इग्नोर करके नहीं चीजें आगे चला सकते। सीनियर 3 जज वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बुलाएं। ये मामला ये जो काजी साहब ने किया ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, अच्छा उसमें अब बेशक ये नया ऑर्डिनेंस भी जारी कर दें, अब उस पर तमाम जजेस बैठेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मुनीब साहब को इस तरह से वो जो बाहर कर दिया गया था, तो इसका मतलब है वो फुल कोर्ट मीटिंग बैठेगी, उसमें जाके कमेटी की जो उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, तब्दीली हो सकती हैं। तो आगे एक अदालत के अंदर चीजें ना थोड़ी सी इसमें खींचातानी होगी, चीजें आगे जाकर ऐसे नहीं है कि बस अब ये तरमीम होगी, टाइम लगेगा सेटल डाउन करने में, थोड़ा सा शुरू में इसमें टाइम लगेगा। उस्ताद वाली साहब, एक बड़ा चैलेंज तो ज़ाहिर है आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हमने चैलेंज करनी है, हर सूरत में करनी है। हम वो कह रहे हैं कि हम मुखालफत नहीं करेंगे चीफ जस्टिस की नामजदगी की या अफरीदी तक हमारा ये इख्तलाफ नहीं जाएगा, लेकिन आईनी तरमीम तक हमारा इख्तलाफ रहेगा और हम करेंगे चैलेंजेस को। वो चैलेंज करते हैं तो ज़ाहिर है वो आईनी बेंच का बनना, उसमें ये जाना मामला, और आईनी बेंच के अंदर भी ज़ाहिर है वो जुडिशल कमीशन के सरबराह भी होंगे, तो उसको लेकर भी उनके लिए एक सूरत हाल चैलेंजिंग तो होगी। मेरा ख्याल है पीटीआई अगर चैलेंज ना ही करे बेहतर है, मजीद चीज़ें पोलिटिसाइज हो जाएंगी। ऑलरेडी उन्होंने मंसूर अली शाह का नाम ले लेके इतना दूसरी साइड को यानी डिफेंसिव किया, वो सोचने पे मजबूर हुई है कि जी एक फाइनेंस जज को आपने साहब ने अब कह भी दिया, इसका इकरार भी कर दिया है, इतराफ भी कर दिया कि वाकई वो कह रहे हैं हम सुनते हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से। देखें वो जब मौजूदा निज़ाम बड़ा ही कमज़ोर है, उनको ये है कि जी अगर मंसूर अली शाह आ जाते तो ये पूरा इलेक्शन का ऑडिट हो जाता और उस हवाले से। और ये बात तहरीक इंसाफ करती थी, कभी मंसूर अली शाह की ऐसी सोच, ऐसी उन्होंने कभी किसी जगह अपनी ऐसी राय का इजहार किया नहीं है। वो 184(3) में कैसे पूरे इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है फिर हर, लेकिन खैर वो जो नादान दोस्त वाला काम किया तहरीक इंसाफ ने मंसूर अली शाह के साथ। बिल्कुल। अब जो इस हवाले से बार को आगे आना चाहिए, इस वजह से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अगले हफ्ते होना जा रहा है, उसमें कौन सा ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में आता है। इंटरेस्टिंग। फिर जो है वो मामला ये है कि क्या जो जजेस हैं मेजॉरिटी वो क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फुल कोर्ट मीटिंग होती है या अफरीदी साहब ज़ाहिर बात है वो किसी की मैनिपुलेट नहीं करेंगे, किसी के वो कहेंगे कि जी ये हमें करना चाहिए, वो देखेंगे कि जी ये चीज़ है, इशू है, इस पे फुल कोर्ट मीटिंग मेजॉरिटी जो फैसला करेगी उसको वो पाबंद होंगे। सोच और पॉलिसी तो याह्या अफरीदी साहब की ये नज़र आ रही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब की तरह एक अपना अलग से चीज़ों को लेकर चलना, आइसोलेशन में उस तरह की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही जिस तरह वो सबके पास एक एक करके गए अपनी नामजदगी के बाद। नज़र तो ये आ रहा है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और वो यूनाइट कर सकते हैं। इस वक्त अदलिया काफ़ी डिमोरलाइज, उनका एक अपना ज़ाती ताल्लुक भी है मंसूर अली शाह साहब के साथ। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यही बात है। अब इस हालात में हुकूमत के लिए आइडियल तो कोई और जज थे चीफ जस्टिस के लिए, या अफरीदी साहब जो है एक है कि न्यूट्रल हैं कि जी वो एजेंडा ड्रिवन नहीं होंगे, तो यहाँ तो ऐसा जो है वो चीफ जस्टिस चाहिए जो हाई कोर्ट में अगर कोई एक जमात को रिलीफ ज़्यादा मिल रहा है तो उधर भी जो वो टाइट हो सकता है कि हुकूमत की जो तरजीह हो शायद वो आईनी बेंचेस वाली साइड पे हो। और नहीं, लेकिन सारे आप कैसे कह सकते हैं जी कि चीफ जस्टिस को आप कहें कि जी आप ना बैठे, आईनी जज के आप सरबराह ना हो। हाँ, उसमें तो एक लकूना मौजूद है जिसकी निशानदेही की भी अदील वड़ाई साहब ने कि वहाँ क्लैरिटी नहीं है कि कौन होगा। देखिए जुडिशल हो सकता है, चीफ जस्टिस खुद भी हो सकता है। नहीं, चीफ जस्टिस है वो तो लिखा हुआ है, वो ये है कि आईनी बेंच का सरबराह वो लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस भी हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है ये कोई क्लियर नहीं, वो बड़ा मसला है। अदरवाइज मेरा ख्याल है आइडियल सिनेरियो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही अगर आईनी बेंच के सरबराह भी हो तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजें मेरा ख्याल है वो पैरेलल कोर्ट वाला मसला यही आ रहा है कि वही हो, लेकिन असल ये है कि अगर वो फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का हिस्सा बनाना पड़ेगा
वो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। और मेरे आज ख्याल में आपने देखा होगा कि 2 दिन से कंपेन चल रही है कि वो तो सीनियर मोस्ट ही नहीं है जी, वो तो जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी नहीं हो सकते, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी नहीं हो सकते, हालांकि गलत है। आइन में बड़ा वाज़ेह है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर उसके बाद लेकिन हसनाद साहब जो आईनी मामला है, इतना सेंसिटिव और इतना हसास तरीन मामला, और इसमें आमतौर पे यही प्रेसिडेंट रही है कि बड़े यानी फुल कोर्ट बैठ के सुनती रही, तो ऐसा आईनी बेंच बन जाए जिसमें सारे जजेस को शामिल कर दिया जाए और उसमें एक ऐसा मामला हो सकता है। इस मामला में वैसे सीनियरिटी जो है ना, जब वो चीफ जस्टिस कोई बन जाता है उसके बाद एक और तरीके से भी होती है। अगर आप पंजाब की मिसाल ले रहे तो पंजाब में जब तीसरे नंबर से जब आलिया नीलम साहब को बनाया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, तो उनके बाद जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं तो वो वन या टू नहीं बनते, शेख साहब जो चौथे नंबर पर हैं वो बनते हैं। आइन में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में कोई भी जज जो है वो एक्टिंग रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट में है कि सीनियर मोस्ट होगा, ये फर्क है। मेरी आज अटॉर्नी जनरल साहब से भी बात हो रही थी, वो ये चीज़ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फर्क है। ये अब मामला कोशिश की जा रही है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो हैं किसी तरह निकल जाएं, रिजाइन कर दें, क्योंकि उनका यहाँ मौजूद होना खतरा है बड़ा ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि वो, मेरा ख्याल है कि वो वेट करेंगे जब तक आईनी तरमीम पे जुडिशल आर्डर और जुडिशरी इंडोर्स ना कर दे, उस वक्त तक वो नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि आईनी तरमीम कब जो है वो, अब उस हवाले से पिटीशन तो आ रही हैं, ये फिक्स कब होती है इस हवाले से जो पिटीशन है। और मेरा ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट, अब हुकूमत कैसे, अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि यहाँ जुडिशल कमीशन ने बेंचेस की कंपोजिशन करनी है। हुकूमत को एडवांटेज है, 5 मेंबरान है उनके साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल भी हुकूमत के साथ ही तकरीबन। अब मेजॉरिटी जब हुकूमत के साथ हो जाएगी तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट वो तब जाएंगे जब कोई 2-4 जजेस की और अपॉइंटमेंट हो जाए तब। एक बड़ा मसला आदिल बड़ा साहब और भी है यहाँ पे जो बन सकता है सिनेरियो, इन केस अगर ये चैलेंज हो जाती है, चैलेंज तो होनी है, तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है या बार की तरफ से होती है चैलेंज, और वो आईनी बेंच में चली जाती है। आईनी बेंच अगर इस तरमीम को कलअदम करार दे देता है कि भाई ये ठीक नहीं हुई, तो क्या फिर ये चीफ जस्टिस की नामजदगी, तकर्री, ये सारा प्रोसेस रिवर्स होगा फिर? ये देखें, मेरे ख्याल में ये मामला अभी अदलिया ने ना इसको उस तरह से रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि किसी तरह एक तरह से वेलकम किया है। लेकिन ये लाजमी बात है कि ये अदलिया में इंटरनल डिस्कशन इस पे होनी है एक इस तब्दीली के बाद। इसको जब फुल कोर्ट होगा उसके बाद उन्होंने देखते हैं कि हमारे इदारे के स्ट्रक्चर के साथ क्या हुआ, आगे जज साहिबान के करियर के साथ क्या होना है। अब उसमें ये पहले इन्हें प्रिंसिपली ये तय करना पड़ेगा कि क्या हमने सिर्फ इसको इसी तरह ही 4-5 जज बिठाकर एक तरमीम से मुतालिक फैसला करवा देना है, ये एज एन इंस्टीट्यूशन इसको हमने टेकअप करना है, और उसमें फिर जो एक कलेक्टिव विजडम अगर आती है तो उसमें उसका कॉन्सिक्वेंस फिर कुछ भी हो, क्योंकि अब ये इंस्टीट्यूशन का मामला है। और इससे पहले अदलिया कुछ कर भी नहीं सकती थी जब तरमीम मंजूर हो रही थी, उसमें काजी साहब उसमें बज़ाहिर बड़ी एक रुकावट थे। अब उसके बाद सिनेरियो कहा भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि अगर वो ना होते तो शायद ये हो भी ना पाती। अब और ये बात भी हकीकत है, ये बात भी हकीकत है। और इसमें अब इंस्टीट्यूशन, जिस तरह असनाद साहब भी कह रहे थे, ये जो जजेस की कितनी बड़ी तादाद, ये क्योंकि चलना है नए चीफ जस्टिस साहब ने कि कितना नंबर जो है वो क्या राय रखता है। अदरवाइज ये 3 साल के लिए मामला, तब तो उनके अपने हाथ में कुछ नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तक हाथ में नहीं रहा, आईनी मामला उधर से चले गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने में कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो आपने ये भी देखना है कि मेरा इंस्टीट्यूशन और मेरे हाथ में क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हसनाद साहब, जो मैंने सवाल किया था आदिल वड़ाई साहब से कि अगर ये चैलेंज होती है आईनी तरमीम और उस पर अगर स्ट्राइक डाउन कर देता आईनी बेंच अगर इसे, तो ये सारा प्रोसेस फिर ये रिवर्स हो जाएगा सारा, चीफ जस्टिस की नामजदगी से लेकर तकर्री तक। बिल्कुल बुरानी कैफियत बन जाएगी आईनी बुरानी। देखें, अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इफेक्ट कर रहे हैं आईनी तरमीम, तो वो स्ट्राइक डाउन, काजी फैसल साहब तो पाकिस्तान के उन चंद जजेस में से हैं जिन्होंने आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया हुआ है 2015-16 में। तो ये है 8 जजेस का फैसला है रावलपिंडी बार एसोसिएशन कि जी अगर कोई भी आईनी तरमीम जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट हो रही है, इफेक्ट हो रही है, वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है। इसको अब एग्जामिन तो करना होगा, मे बी जजेस मेजॉरिटी कहे कि जी नहीं हो रही है इफेक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। असल मामला 2 हैं, वो है पैनल का इशू, जिसमें आपने जो वो 3 जजेस को आप जो वो एक ये हो कि जी अगले जो कैंडिडेट हैं वो चीफ जस्टिस हुकूमत की खुशनूदी हासिल करें, फिर उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। सही। फिर उसके अलावा जो जुडिशल कमीशन जो है वो जो बेंचेस की कंपोजिशन करेगा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत बढ़ गया है। इस पे मेरा ख्याल है कि देखना होगा कि कितने जजेस। उम्मीद यही की जा रही है कि याह्या अफरीदी साहब जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तकसीम थी उससे ख़त्म करने के लिए एक कोशिश करेंगे
और सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी पॉलिसी, एक सोच नज़र आ रही है, उसी पे अगर वो अमल पैरा हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फंक्शनिंग मजीद स्मूथ हो सकती है। जो केसेस की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, वो भी किसी हद तक कम हो सकता है। बहुत शुक्रिया आज़ाद मलिक साहब आपका और अदील वराई साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।